गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा थॉट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सूरज कितना भी चमक ले लेकिन समुंदर को नहीं सुखा सकता। अगर आपके हौसले बुलंद है ना, अगर आप चाहते हो कुछ करना कि नहीं हमें अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, तो भाई एजुकेशन इज़ द बेस्ट। इसके अलावा आप अ, ये मैं नहीं कह रहा कि आप एजुके स्टडी छोड़ के कुछ और ना करें, बल्कि आप नॉलेज जो भी करें आपको उस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्टडी प्रॉपर रिसर्च करके उसको काम को करेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल सक्सेस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखिए, टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक होता है इंटरवेराइटल या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग बिटवीन टू वेराइटी और स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज इन राइज एडीटी 27 नॉरिंटेन क्रॉस विथ नॉरिंटेन GEB 24। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। देखिए, इंटर इंटरवेराइटल में क्रॉसिंग बिटवीन टू वेराइटीज और स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज, ये सेम स्पीसीज में क्रॉस होता है। और ये जो डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन होता है क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, ये डिफरेंट स्पीसीज में होता है। डिस्टिंक्ट मतलब दूर का, इसीलिए इसे डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ऑफ द सेम जीनस, लेकिन इसका जीनस सेम होता है। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। एक होता है इंटरवेराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा मीन्स होता है सेम, सेम स्पीसीज में जब क्रॉस हो तो उसे इंट्रावेराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज सेम जीनस, बट सेम जीनस इज सेम। ओके, दिस इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा ऑफ द सेम फैमिली। देखिए, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा, फैमिली सेम, इंटरजेनिक। अब इंटरजेनिक समझिए, देखिए हमने इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है कि क्रॉसिंग बिट इंटर स्पेसिफिक, इंटर मीन्स होता है डिफरेंट, स्पेसिफिक मीन्स स्पीसीज। जब कोई स्पीसीज डिफरेंट हो, जीनस सेम हो, तो उसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। और जब जेनेरा डिफरेंट हो, सेम फैमिली हो, तो इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ओराइजा सटाइवा इंडिका और इटकम और सीरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीडर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्रोसीडर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में है, फर्स्ट है कि चॉइस ऑफ पेरेंट। हम सबसे पहले पेरेंट्स की चॉइस करेंगे। हाइब्रिड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, बेटर पेरेंट्स चॉइस करेंगे कि जिससे हम हाइब्रिड बनाएं। या और नेक्स्ट हम इमेस्कुलेशन ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं उनमें हम इमेस्कुलेशन करें ताकि हम अपना जो पोलन, जिस प्लांट का हम पोलन उसमें डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अ, उसके लिए हमें एवेल्यूएशन ऑफ पेरेंट्स मीन्स होता है कि अच्छे प्लांट को फाइंड आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर और किलिंग ऑफ पोलन ग्रेन टू अ फ्लावर। तो देखो, एमेस्कुलेशन में क्या होता है, फ्लावर से हम स्टेमन या एंथर को निकाल देते हैं ताकि हम अपना अपने जो प्लांट हम चाहते हैं, जिस प्लांट का पोल जिससे हम हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, उसका पोलन उसमें हम नेक्स्ट प्लांट में इन्वॉल्व इन डाल सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड एमेस्कुलेशन। हैंड एमेस्कुलेशन किस में, राइज में, वीट में, बार्ले में करते हैं। सक्शन मेथड और हॉट वाटर एमेस्कुलेशन। देखिए, सक्शन मेथड और हॉट वाटर मेथड क्या होता है, इसमें
वाटर को इतना मतलब देखिए हॉट वाटर इमेस्कुलेशन में होता है कि सोरगम में 42 से 48 डिग्री सेल्सियस तक हम 10 मिनट के लिए फ्लावर को उसमें डुबो देते हैं, तो उसमें जो पोलन होते हैं वो डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें राइज में। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोरगम में कितने डिग्री तक जो हॉट वाटर इमेस्कुलेशन होता है उसमें वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, तो 42 से 48 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट। ठीक है, और राइज में होता है 40 से 44 फॉर 10 मिनट। ठीक है, एक होता है एल्कोहल ट्रीटमेंट, स्वीट क्लोवर में करते हैं एल्कोहल ट्रीटमेंट। एक होता है कोल्ड ट्रीटमेंट, राइज में होता है 0 से -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वीट में 0 से 2 डिग्री सेल्सियस और 15 टू 24 आवर्स। ठीक है, एक होता है जेनेटिक इमेस्कुलेशन। और नेक्स्ट पॉइंट है बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, टू प्रिवेंट रैंडम क्रॉस। बैगिंग किस लिए करते हैं, टू प्रिवेंट रैंडम क्रॉस पोलिनेशन ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर। जिस फ्लावर को हम इमेस्कुलेशन कर देते हैं उससे हमने जो पोलन निकाला है, उसका पोलन हमने रिमूव किया है, तो हम चाहते हैं उसमें जो हम पोलन उसमें डालना चाहें वही पोलन जाए। इसीलिए हम बैगिंग कर देते हैं, क्योंकि किसी दूसरे का पोलन आके उसको फर्टाइल ना कर दे। इस तो दैट्स वाई वी आर अप्लाई बैगिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैगिंग में। टैगिंग में क्या कहते हैं, डेट ऑफ इमेस्कुलेशन। इससे हमें पता चल जाता है कि किस डेट को हमने इमेस्कुलेशन किया था। और टैग पे हम लिख सकते हैं डेट ऑफ पॉलिनेशन, कि हमने किस डेट में पॉलिनेशन किया है। नेम ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट, इसमें मेल और फीमेल पेरेंट के नाम लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको डेटा लेने में हेल्प मिलती है और चीज़ें फाउंड आउट आप आराम से मतलब विदाउट विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन इजीली डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आपको पता ही है कि जब हम किसी प्लांट से एक पोलन से किसी प्लांट का पोलन दूसरे किसी प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर करते हैं, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग F1 सीड, और उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफ़िकल्टीज इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं हाइब्रिडाइजेशन में। एक होता है लोअर सीड सेट, सीड बहुत कम सेट हो बनता है। हाइब्रिड नेक्रोसिस, एग्जाम्पल वीट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसिक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या कंसिक्वेंस हैं हाइब्रिडाइजेशन के, तो ये हम देखेंगे। फर्स्ट है सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। सेकेंड इज क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इफेक्ट ऑफ जीन्स एंड मास्केड बाय जीन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इफेक्ट ऑफ जीन आर मास्क्ड बाय जीन एनवायरमेंट से स्पेक्ट और इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंकेज, रिड्यूस्ड हेट्रोजाइगोसिटी एंड इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। जो लिंकेज होता है वो हेट्रोजाइगोसिटी को रिड्यूस कर देता है और होमोजाइगोसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन पॉपुलेशन। ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड पॉपुलेशन में हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप आर हाईली हेट्रोजाइगस ड्यू टू फ्री इंटरमेटिंग। जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड पॉपुलेशन में फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आर हाईली हेट्रोजाइगस ड्यू टू फ्री इंटरमेटिंग। अच्छा, जो क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटी होती हैं वो क्या होमोजाइगोसिटी उनमें ज़्यादा पाई जाती है या हेट्रोजाइगोसिटी। तो उनमें
हेट्रोजाइगोसिटी अधिक मात्रा में बहुत पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो फ्री इंटरमेटिंग, वो किसी का पोलन किसी में भी आराम से इंटर करता है, तो इससे हेट्रोजाइगोसिटी क्रॉस पोलिनेशन में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ईच इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ मैटिंग विथ एंथर इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। ईच क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप आर रिफर्ड टू एज, एक होता है रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन और पेनमेट्रिक पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हार्डी वेनबर्ग लॉ। ठीक है, तो हम हार्डी वेनबर्ग लॉ हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। क्यों? क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि हार्डी वेनबर्ग कौन थे, इन्होंने क्या लॉ दिया जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। तो देखिए, हार्डी वेनबर्ग लॉ, ये हार्डी एक अलग साइंटिस्ट हैं और वेनबर्ग एक अलग साइंटिस्ट हैं। ये गलती मत करना कि हार्डी वेनबर्ग एक ही साइंटिस्ट हैं, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने, और इतना कि ये अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने जिस क्रॉप पे काम किया, इनके जो रिजल्ट आया वो सेम था। सो इसी वजह से इसे हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो हार्डी वेनबर्ग लॉ में हम देखेंगे कि दिस लॉ वॉज इंडिपेंडेंटली डेवलप बाय हार्डी 1908। ये इंग्लैंड से थे, जो हार्डी इंग्लैंड से थे, इन्होंने 1908 में डेवलप किया था। और वेनबर्ग 1909 इन जर्मनी, जो वेनबर्ग थे वो जर्मनी से थे, हार्डी इंग्लैंड से थे। 1908 में हार्डी ने काम किया और 1909 में सेम रिजल्ट वेनबर्ग ने प्रेजेंट किया। ये जर्मनी से थे वेनबर्ग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट जीन एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी इन अ रैंडम मैटिंग population remaining constant generation after generation provide there is no selection, mutation, migration और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो हार्डी वेनबर्ग लॉ है, इनका क्या कहना था इस लॉ का? अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट रहती। पॉपुलेशन जो मैटिंग पॉपुलेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोवाइड देयर इज नो सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन। अगर उसमें कोई म्यूटेशन ना हो, कोई माइग्रेशन ना हो, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, तो वो जनरेशन है वो सेम ही रहेगी जनरेशन बाय जनरेशन। अगर उसमें म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि म्यूटेशन तो नेचुरल भी होता है, तो म्यूटेशन बाय नेचर हो जाएगा, तो ये रोक न पाना इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो देखिए, अब हम बात करेंगे आगे कि फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इक्विलिब्रियम इन द पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइग्रेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। माइग्रेशन इज रिप्रेजेंट बाय इंटरवेराइटल क्रॉसेस। जो इंटरवेराइटल क्रॉसेस होते हैं जैसे पॉलीक्रॉस etc और where is a single population to more separate population are introduced. Migration may introduce new allele into population which may change the gene frequency. माइग्रेशन में क्या होता है कि पॉलीक्रॉस when where in a gene population or gene population two or more separate population are introduced. Migration may introduce new allele into a population which may change the gene frequency. इसमें gene frequency change हो सकती है। ठीक है, म्यूटेशन में हम बात करेंगे। म्यूटेशन में क्या होता है? It may be produce new allele not present in the population or it
change the frequency of the exhibit alleles। म्यूटेशन जब होगा तो उसकी एलिल चेंज होगी, जीन में चेंज आएगा, तो म्यूटेशन से। और एक होता है रैंडम ड्रिफ्ट। रैंडम ड्रिफ्ट इट इज अदरवाइज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट it is it is random change in gene frequency due to sampling error in a smaller population. If natural selection separate at random, it will be to sampling error। ठीक है, तो this sampling error is greater is smaller population than a large one। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे सिस्टम ऑफ मैटिंग। मैटिंग की क्या सिस्टम है, तो सिस्टम ऑफ मैटिंग में हम बात करेंगे द ब्रीडर हैज टू टूल्स टू चेंज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए मैटिंग सिस्टम में ब्रीडर के पास टू टूल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन एंड मैटिंग सिस्टम। सिलेक्शन मैटिंग सिस्टम, देयर आर 5 बेसिक मैटिंग स्कीम्स। एक होता है रैंडम मैटिंग, एक होता है रैंडम मैटिंग, दूसरा जो सेकंड होता है जेनेटिक असोर्टेटिव मैटिंग, और तीसरा होता है जेनेटिक डिस्क्रिप्टिव मैटिंग, थर्ड होता है फिनोटिपिक असोर्टिव मैटिंग, फिफ्थ होता है फिनोटिपिक डिस्क्रिप्टिव मैटिंग। ठीक है, रैंडम मैटिंग में हम बात करेंगे, हाँ रैंडम मैटिंग, हियर द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन here the rate of reproduction of each individual is equal, there is no selection and each male or female is equally like to combine at random. This random mating is useful in plant breeding, the production and maintenance synthetic composite variety production of polycross varieties। ठीक है, अब हम बात करेंगे जेनेटिक assortative mating। genetic assortative mating, here the mating will be between individuals that are closely related by ascentry mating। ठीक है, between individual having more or less similar genotype। genetic assortative mating में क्या होता है कि the mating will be between individual there are closely related, जो closely relate हो। ascentry is mating between individual having more or less similar genotype। it it is otherwise known as inbreeding, or the genetic assortative mating lead to increase homozygosity, character become fixed or lethal will be eliminated, or separation of population into line। genetic assortative mating is useful for the development of inbreeding। देखिए ये इम्पोर्टेंस है कि जो जेनेटिक असॉर्टिव मैटिंग होता है ये यूजफुल होता है टू डेवलपमेंट होमो इनब्रीड को डेवलपमेंट करने के लिए जेनेटिक असॉर्टिव मैटिंग इज बेस्ट। जेनेटिक डिसअसॉर्टिव मैटिंग, इट इज मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल दैट आर नॉट क्लोजली। देखिए जेनेटिक असॉर्टिव मैटिंग में क्या होता है कि वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और जेनेटिक डिसअसॉर्टिव में क्या होता है, इट इज मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल दैट आर नॉट क्लोजली रिलेटेड एसेंटली, इट इज अदरवाइज नोन एज आउटब्रीडिंग। इसमें आउटब्रीडिंग इंटरवेराइटल और इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, और हम नेक्स्ट बात करेंगे फिनोटिपिक असॉर्टिव मैटिंग, मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल विच आर फिनोटिपिकली मोर सिमिलर। दिस टाइप ऑफ मैटिंग लीड टू इंक्रीज होमोजाइगोसिटी एंड division of population into two extreme। example, there is higher and lowest phenotypic remains population and there is no intermediate type। और नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनोटिपिक disassortment मैटिंग, मैटिंग बिटवीन phenotypically dissimilar individual
this system useful for making stable population. So थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल वर्क टू improve our communication and provide good knowledge regarding genetics and plant breeding. So thank you all of you. Good night.